रही है सबको? आगे सब लोग सही। ओके, स्टार्ट करें। ओके राइट। तो मेरा ख्याल हम लोग प्रोग्राम ऑडिट पे थे, प्रोग्राम ऑडिट वाली स्लाइड पे थे, ऐसा ही है। Okay, right. So within environmental cleaning program, where routine monitoring program are functional, it is best practice to periodically perform a comprehensive program audit to review the major program element to identify area of the improvement at the program level. तो हमारे कौन से मेजर हो सकते हैं? Perform them annually or every 2 years हम ऑडिट कर सकते हैं, डिपेंड कि आपके यहाँ प्रैक्टिसेस कैसी हो रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑडिट जो है वो पहले मंथली एंड देन क्वार्टरली होने चाहिए, ताकि चीजें जो है बेहतर है, जिस तरह के हमारा इन्वायरमेंट है और हमारे एटीट्यूड्स हैं। तो ऑडिटेड शुड नोट बी फैसिलिटी स्टाफ आर एटलीस्ट should not be staff who are directly involved with the program implementation. तो program implementation का बंदा खुद नहीं होना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी ऑडिटर होना चाहिए. Option for the auditor will be context specific, but some potential opinion include auditor from an external company, Ministry of Health और सब national, जैसे कि आपके यहाँ PHC वगैरह कर रही होती है, डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोवेंशनल हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं जाके, या हम किसी और हेल्थ केयर फैसिलिटीज से लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं. तो समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम अपनी जैसी किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी से लोगों को बुलाएं जहाँ पे ये सेम वर्क हो रहा है, उनको बुला के कहें कि हमारे यहाँ के प्रैक्टिसेस देखें, लेकिन हमें थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा ताकि हम अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकें, और ये एक हेल्दी कंपटीशन भी हो सकता है. File program, audit report and the record on site at the facility to allow benchmarking and to inform the development of the remedial action plan for the quality improvement project. तो इसको बाकायदा एक रिकॉर्ड के तौर पर रख के हम अपनी फर्दर इम्प्रूवमेंट के हवाले से भी इसको यूज कर सकते हैं. Environment cleaning supplies and equipment. The selection and appropriate use of the supply and equipment is critical for the effective environment cleaning. बहुत अहम है इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का, या जो भी अगर क्लीनिंग कोई प्रोजेक्ट बना है तो उसकी टीम का इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है. बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द सिलेक्शन एंड द केयर ऑफ एनवायरनमेंट क्लीनिंग सप्लाइज एंड क्लीनिंग इक्विपमेंट व्हिच इंक्लूड क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट, reusable disposable supplies and equipment and PPE used by the cleaning फॉर परफॉर्मिंग क्लिनिक प्रोसीजर. जैसे अभी किसी ने कमेंट किया हुआ था कि वो यूटिलिटी ग्लव्स बेचारों को मिलते नहीं है, तो इन बेचारों के लिए हमें काम करना पड़ेगा, और हमें उन लोगों को, एक पहली बात तो ये है कि उनको एजुकेट, क्योंकि हमारे ये जो बेचारे हैं ये यूटिलिटी ग्लव्स पहनते भी नहीं है, कि उनका कहना है कि इससे काम करने में मसला होता है. लेकिन अगर उनको ये बताया जाए कि जो भी डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन आप यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्लीच, तो ये ब्लीच क्या करता है, हाथों पे कट डाल देता है. जब आपके हाथों पे कट हैं और वो लोग हाउसकीपर्स जो काम कर रहे हैं सफाई सुथराई का, वहां वो किसी के भी कांटेक्ट में आ सकते हैं, ब्लड के, बॉडी फ्लूइड के, या किसी भी जर्म्स के, और वो उनको डिजीज ट्रांसफर कर सकते हैं. तो ये हमारा काम है कि हम उनको एजुकेट करें कि आपकी कौन सी चीजें यूज करने से क्या फायदा हो सकता है. अब आवाज आ रही है असीमा आप लोगों को अभी? असीमा आप कह रहे हो आवाज नहीं आ रही, अब बताइए. आवाज क्लियर है ना?
ठीक है, ओके राइट। तो इसलिए जरूरी है कि वो लोग, उनको बताया जाए कि वो कोई भी इक्विपमेंट वो यूज कर रहे हैं तो उसमें उनका फायदा क्या है, और नहीं यूज करें क्या नुकसान हो सकता है, और अप्रोप्रिएट चीजें आनी चाहिए उसके हवाले से। जैसे मैंने अभी बताया था कि ब्रूम्स अगर हॉस्पिटल के अंदर यूज हो रहे हैं तो ये ऑपरेशन हॉस्पिटल के अंदर रिकमेंडेड नहीं होते। और ये भी होता है कि जो इन इक्विपमेंट्स हम आइसोलेशन एरिया में यूज कर रहे हैं वो उसको हम नॉर्मल एरिया में यूज ना करें। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, उनकी सिलेक्शन और उनकी कलर कोडिंग और वो सारी चीजों में आपकी इन्वॉल्वमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। Product for the environment cleaning, there are the different kind of the product available for the environment cleaning, which all have distinct properties and advantages and disadvantages to their potential use in healthcare। जैसे अभी आसिफ रजा का एक मैं देख रही थी कि ब्लीच कार्सिनोजेनिक है, तो यस बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिनके इफेक्ट्स भी हैं और साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो फिर उसके हिसाब से उनकी सेफ्टी भी है, और उन सेफ्टी मेजर्स को सामने रखते हुए हम अपने उन सारे सॉल्यूशंस को या उन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए फॉर ऑल प्रोडक्ट यूज फॉर द हेल्थ केयर एनवायरनमेंट क्लीनिंग। क्या हो, नॉन टॉक्सिक हो, इट शुड नॉट बी इरिटेटिंग टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर द यूजर, विजिटर्स एंड द पेशेंट, एवरीथिंग बीइंग इक्वल, चूज प्रोडक्ट विद इन द लोएस्ट टॉक्सिसिटी रेटिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी पिछले दिनों हॉस्पिटल्स के अंदर जो एक वो होता था कि अस्पताल में घुसते ही खास स्पेसिफिक स्मेल आती थी फिनाइल की, वो बहुत इरिटेटिंग एंड टॉक्सिक इफेक्ट रखता था, तो अभी उसको ऑब्सोलीट कर दिया गया है। तो हॉस्पिटल्स के अंदर आपको फिनाइल की स्मेल नहीं आती, वो जो टिपिकल स्मेल होती थी हर चीज में, बेडशीट्स में आ रही होती थी, एनवायरमेंट से आ रही, इवन के खाने तक में से आ रही होती थी, तो वो एक इरिटेटिंग थी लोगों के लिए भी, और उसके अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स थे, तो वो ऑब्सोलीट कर दिया गया, उसे बैन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, तो अस्पतालों में नहीं आ रही। तो जरूर देखें कि आपके हॉस्पिटल्स के अंदर जो चीजें यूज हो रही हैं उसकी MSDS शीट जरूर मांगे जब भी आप कोई प्रोडक्ट इवेल्युएशन कर रहे हो, और आपके पास ये राइट्स हो कि आप प्रोडक्ट इवेल्युएट कर सकते हैं। तो MSDS शीट होती है जो हर कंपनी को मस्ट होती है कि वो आप प्रोवाइड करें, तो आप उससे इसकी डिमांड कर सकते हैं, उसको फिर उसके अंदर पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि वो जो आप केमिकल लिया है उसके अंदर क्या क्या चीजें डाली गई हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और एंटीडोट क्या है अगर आप एक्सपोज हो जाते हैं उससे, और किन किन चीजों की केयर करना जरूरी होती है। तो बड़ी डिटेल शीट एक होती है जो एक डेटा शीट उनके पास होती है, तो वो आप जरूर उनसे मांगे और उसके अंदर ये सारी चीजें को जरूर देखें। इजी टू यूज होनी चाहिए। डायरेक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूज शुड बी सिंपल एंड कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपी एज रिक्वायर्ड। तो बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट बॉटल्स जो आती हैं अच्छी कंपनीज की, उसके पीछे पूरा लेबल होता है, वो लेबल को जरूर पढ़ें, अपनी आदत डालें, जैसे मैंने कल भी कहा था, उसको यूज का क्या तरीका कार होगा, डायल्यूशन कितनी होगी, कंसंट्रेशन क्या होगी, कितना अर्सा तक यूज कर सकते हैं, क्या उसकी पीपीई की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस हिसाब से उसको वो जरूर देखें। और उसको और आसानी की जा सकती है कि उनको अच्छे साफ सुथरे आसान लफ्जों में ट्रांसलेट करके एक पेपर भी उनको दिया जा सकता है। जैसे मैंने एक आध हॉस्पिटल में देखा कि उन्होंने उर्दू में बहुत आसान तरीके से बना के उनको दिया हुआ था, जिससे उनको आसानी थी कि वो आसानी से इसको पढ़ सकते थे और देख सकते थे। जी, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट है, MSDS शीट। डॉक्टर नमिता, आप कौन सी वाली शीट का कह रहे हैं? ऑफिशियल MSDS शीट जो है एक्चुअली तमाम कंपनी वाले जो भी प्रोडक्ट दे रहे होते हैं वो कंपनी वाले प्रोवाइड करते हैं, तो हम उनसे ले रहे होते हैं और उसको शीट को कंपेयर कर रहे होते हैं जो CDC ने हमें डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन रिकमेंड किए हैं उसके अगेंस्ट में। तो कभी कभी हमें थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाके भी देखना पड़ता है कि चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है कि कौन सी चीजें हम यूज कर सकते हैं, कौन सी नहीं यूज कर सकते, उसके हिसाब से तो आप जरूर उसको कंपनी वालों से डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये कि वो बिल्कुल वहां पे खड़े रहना, जैसे मैंने बताया फिनाइल की ऐसी बहुत ही ऑफेंसिव किस्म की स्मेल होती थी कि उसको बेयर नहीं किया जा सकता था, और ब्लीच में से भी आती है, लेकिन ब्लीच को अगर हम डाइल्यूट करके यूज करें जिसके लिए उसकी रिकमेंडेशन भी है, तो उसकी स्मेल को कम कर किया जा सकता है, कम इरिटेटिंग किया जा सकता है।
सॉल्युबिलिटी, इट शुड बी इजीली सॉल्युबल इन वाटर, वार्म एंड कोल्ड, ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए, और इकोनॉमिकल होना चाहिए, लो कॉस्ट। जैसे कि हम कहते हैं कि हाइपोक्लोराइड या ब्लीच बहुत ही इकोनॉमिकल है और उसको आसानी से उसको यूज भी किया जा सकता है, उसकी डाइल्यूशन भी आराम से बनाई जा सकती है, और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है। इसके अलावा क्या आइडियल प्रॉपर्टीज हो सकती जैसे हम कहते हैं कि सोप यूज करें या सर्फ यूज करें, जो कि ऐसी चीजों को रिमूव कर सके, और एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, शुड नॉट कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन अपॉन डिस्पोजल, या बायो डिग्रेडेबल, या फॉर डिसइंफेक्टेंट्स स्पेशली, कि अगर उसको हम डिस्कार्ड करें तो वो हमारी बाकी एनवायरमेंट को पोल्यूटेड ना करे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, इट शुड हैव वाइड एंटी माइक्रोबियल रेंज। जब भी आपको कोई एमएसडीएस शीट पढ़ते हैं तो उसमें आप ये जरूर देखें कि वो कितना, किन किन चीजों से, ऐसे हमारे पास डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन आ रहे होते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये एंटी बैक्टीरियल है। तो अगर एंटी बैक्टीरियल है तो फिर हम एंटी फंगल तो जरूर देखें इन सारी चीजों को कि वो ब्रॉड है कि नहीं है। ठीक है। इसके अलावा रैपिड एक्शन होना चाहिए, शुड बी फास्ट एक्टिंग एंड हैव अ शॉर्ट कांटेक्ट टाइम। बात कर रहे थे कि जब तक स्पेसिफिक कांटेक्ट टाइम नहीं देंगे एनवायरनमेंट क्लीनिंग के बाद तो ऑर्गेनिज्म किल नहीं होंगे और हार्मफुल हो सकते हैं। तो जो भी डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन हम दे हैं तो उसके एमएसडीएस शीट में जरूर देखें कि उसका कांटेक्ट टाइम क्या है, कितनी देर तक उसको एनवायरनमेंट को अगर क्लीन किया है तो उसको रखेंगे तो वो हमारे ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। लाइक हाइपोक्लोराइड के बारे में कहा जाता है कि जब आप उसको दें तो 10 to 15 मिनट्स उसको लगते हैं, कांटेक्ट टाइम होता है जो जर्म्स को किल करते हैं या स्टैटिक कर देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रैपिड एक्शन जितना होगा उतना जल्दी आपका एरिया रेडी हो जाएगा। तो चेक करें, रिमेन वेट, उस वक्त तक के वो किल नहीं कर सकता। इट शुड कीप सरफेस वेट लॉन्ग इनफ टू मीट रिकमेंडेड कांटेक्ट टाइम्स विद अ सिंगल एप्लीकेशन। एक दफा उसके उपयोग किया, वो इतनी देर तक गीला रहे जब तक कि उसका कांटेक्ट टाइम जो है वो पूरा नहीं हो जाता और ऑर्गेनिज्म किल नहीं हो जाते। Not affected by the environment factors, it should be active in the presence of the trace quantities of the organic matter, for example blood। तो बहुत सारे ऐसी वो हैं केमिकल्स जो कि अगर हम ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर डालें तो वो उसके ऊपर काम नहीं करते। और compatible with the cleaning supplies, for example the cloth and the product, for example detergent and other chemical in। तो कंपैटिबिलिटी जरूर चेक करनी चाहिए और वो चीजें उसको जरूर देखें कि जैसे हम कहते हैं कि जो भी क्लीनिंग होगी जब तक उसकी सोप एंड वाटर से क्लीनिंग नहीं होगी उसकी डिसइंफेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर काम नहीं करता। तो इन चीजों को भी एमएसडीएस शीट में जरूर रीड कर लें। मटेरियल कंपैटिबिलिटी, इट शुड बी प्रूवन कंपैटिबल विद द कॉमन हेल्थ केयर सर्विसेज एंड द इक्विपमेंट, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि ब्लीच जो है वो मेटल के ऊपर रस्ट कर देता है, जंग कर देता है, तो उसको यूज नहीं करना चाहिए। कंपैटिबिलिटी हमारे जो भी सर्फेसेज है उसके साथ होनी चाहिए। परसिस्टेंस, इट शुड हैव रेजिडुअल एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट ऑन द ट्रीटेड सर्फेसेज। तो रेजिडुअल इफेक्ट्स को कितना लॉन्ग लास्टिंग कर सकता है और जो जिसको हमने ट्रीट किया है, फॉर एग्जांपल कुछ जैसे हम अल्कोहल के बारे में कहते हैं कि अल्कोहल का रेजिडुअल इफेक्ट बहुत कम होता है, वो जितनी तेजी से किल कर देता है उतनी तेजी से दोबारा से उसकी इन्वायरमेंट जो है या सर्फेसेज जो है उसके
कर सकता है। उसके मुकाबले में अगर हम कहते हैं कि जैसे स्किन डिसइंफेक्टेंट है तो अल्कोहल स्किन डिसइंफेक्टेंट के साथ अगर कॉम्बिनेशन के साथ हम क्लोरोहेक्साडीन यूज करते हैं तो उसका रेजिडुअल इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है, स्किन का जो डीकंटामिनेशन इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। इस तरह से एमएसडीएस रेट में ये जरूर देखें कि रेजिडुअल एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट उसका कितना है, उसका ट्रीटेड सरफेस का। क्लीनर, इट शुड हैव सम क्लीनिंग प्रॉपर्टीज। कोई भी डिसइंफेक्टेंट या आप वो डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, जैसे अल्कोहल हम कहते हैं कि ये फ्लेमेबल है तो नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए। इट शुड हैव फ्लैश पॉइंट ऑफ मोर देन 65 सेंटीग्रेड 150 फॉरेनहाइट। स्टेबिलिटी, इट शुड बी स्टेबल इन कंसंट्रेशन एंड यूज डाइल्यूशन। फॉर एग्जांपल हम हाइपोक्लोराइड को डाइल्यूट करते हैं तो कहते हैं कि 24 घंटे बाद हो जाता है, इसकी एफिकेसी नहीं रहती, ये स्टेबिलिटी नहीं रहती, इसको डिस्कार्ड कर दें और नया सोल्यूशन बनाएं। लेकिन ऐसे बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस आते हैं जिसको हम डाइल्यूट करके उसकी शेल्फ लाइफ 7 डेज की हो सकती है, 14 डेज की भी हो सकती है, 21 डेज की, डिपेंड कि हमारे पास केमिकल कौन सा आ रहा है। तो उसको भी जरूर नजर में रखना चाहिए। ओरिलिया, हम लोग जब भी कोई भी डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन ले रहे होते हैं तो इन सारी चीजों को एमएसडीएस शीट में देखते हैं और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो इन सारी चीजों को पूरा कर रहे होते हैं और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। लेकिन हमें कंपनीज, जो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कंपनीज के, वो बहुत सारी चीजों में हमें थोड़ा सा चक्कर भी दे जाते हैं, तो उसको उसमें बहुत होशियार रहने की जरूरत होती है कि वो बताते हैं कि ये आप इतना अगर कंसंट्रेट कर लेंगे तो आपका इतना पैसा कॉस्ट, देखें कि उतनी कंसंट्रेशन में फिर उसकी एफिकेसी क्या रहती है। तो ये जितने पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करने की जरूरत होती है ताकि हम इफेक्टिव इन्वायरमेंट भी दे सकें और कॉस्ट को भी सेव कर सकें। इन सारे एंगल से इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिशनर्स को सोचना होता है और उसके हिसाब से अपनी चीजों को लेके मैनेज करना होता है। लेकिन ये सारी चीजें इतनी जल्दी आती नहीं है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, थोड़ा सा आप करते करते इन सारी चीजों को बारे में इतना इनफ कैपेबल हो जाते हैं कि चीजों की सिलेक्शन कर सकें। There are the best practice for the environment cleaning product, for example detergent and disinfectant. ये दो चीजें जरूर होनी चाहिए हमारे पास। Develop and maintain a master list for the facility approved environment cleaning product in the facility cleaning policy. अपनी एक पॉलिसी बनाई जा सकती है जहाँ पे हॉस्पिटल कौन सी वाली को बेहतर समझता है और उसको अप्रूव किया हुआ होता है। तो इस तरह से इंडस हॉस्पिटल के अंदर, हमारे हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस को फाइनलाइज करता है, लेकिन जैसे डिटर्जेंट्स वगैरह तो हाउसकीपिंग वाले खुद इसको देखते हैं कि उनके पास कितना, तो इसकी एक बाकायदा एक अप्रूव्ड लिस्ट होनी चाहिए कि उसके अगेंस्ट चीजें आ रही हैं, ऐसा नहीं हो कि इसके अलावा चीजें आना शुरू हो जाएं। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास ये भी हो सकता है कि एक लिस्ट अप्रूव्ड सप्लायर की भी हो, जो मैन्युफैक्चरर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो रिलायबल होते हैं, जो कॉस्ट इफेक्टिव चीजें लाकर दे रहे होते हैं, लेकिन अच्छी चीजें लाके दे रहे हैं, तो इसकी भी एक लिस्ट बनाई जा सकती है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द एनवायरमेंट क्लीनिंग इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग में और क्या किया जा सकता है, मिनिमाइज द नंबर ऑफ द डिफरेंट environmental cleaning product in use the facility, clearly stating in the facility cleaning policy, जिसमें क्या हो सकता है, सिंप्लीफाई द एनवायरमेंट क्लीनिंग प्रोसेस और मिनिमाइज द ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर द क्लीनिंग स्टाफ टू रिड्यूस द पोटेंशियल एरर इन प्रिपरेशन एंड यूज। अगर बहुत सारी डिफरेंट किस्म की मल्टीपल चीजें आती रहेंगी तो डेफिनेटली जो एंड यूजर है उसको मसाइल होंगे कि किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी है और किस तरह से उसको बनाना है। स्टोर एनवायरमेंटल क्लीनिंग प्रोडक्ट इन अ मैनर दैट eliminate contamination risk and the degradation or minimize contact with the person, for example inhalation, skin contact। तो स्टोरेज जो है वो लॉक एरिया में होनी चाहिए, टेम्परेचर वहां का मेंटेन होना चाहिए, वहां पे कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको एक स्टोर की तस्वीर दिखाई थी कि वहां पे मल्टीपल चीजें रखी हुई थी, डर्टी एंड क्लीन, तो डर्टी अलग और क्लीन अलग होनी चाहिए, और ऐसा रिस्क ना हो कि कोई उसको इनहेल कर सके या स्किन के कांटेक्ट में आए जो उसको हार्म कर सके। मैनेज एनवायरमेंट क्लीनिंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट सेफ्टी डेटा शीट, जो कि हमने एमएसडीएस शीट की बात कर रहे थे। डिस्प्ले द एसडीएस विद द प्रोडक्ट एट स्टोर्ड इन द प्रिपेयर,
तो वहां एक फाइल मेंटेन होती है जिसके अंदर हम पूरा MSDS शीट उस प्रोडक्ट के साथ रख रहे होते हैं कि इस प्रोडक्ट की ये MSDS शीट है, अगर खुदा ना खास्ता कांटेक्ट में आ गए या इनहेल कर लिया तो हमें क्या करना है। ठीक है। प्रिपेयर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन। हमारी अपनी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती, हम मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइन देख रहे होते हैं और उसके हिसाब से उसकी कंसंट्रेशन डाइल्यूशन रख रहे होते हैं और उसके हिसाब से ही उसको सेव कर रहे होते हैं ताकि वो अननेसेसरी स्टाफ एंड पेशेंट विजिटर्स या एनवायरनमेंट को हार्म ना करे। Ensure that the environmental cleaning products are selected which do not damage the surfaces and equipment to be cleaned and disinfect। जैसे हमने ब्लीच की बात कर रहे थे, ब्लीच हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि मेटल की चीजों पे यूज ना करें वरना वो हमारी चीजों को खराब कर देंगे। Ensure that the standard operating procedures are instruction are available for the preparation, use and disposal of the environment cleaning, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है क्लीनिंग प्रोडक्ट इंक्लूडिंग लिक्विड सोप्स, एंजाइमेटिक क्लीनर्स एंड डिटर्जेंट्स, दे रिमूव ऑर्गेनिक मटेरियल। ये वो मटेरियल है जिसको हम डिफरेंट चीजों पे यूज कर रहे होते हैं। जैसे लिक्विड सोप या एंजाइमेटिक क्लीनर जो है, एंजाइमेटिक क्लीनर या डिटर्जेंट आमतौर पे हम इंस्ट्रूमेंट्स पे यूज करते हैं जो CSSD में भी, और इसके अलावा जहाँ पे पेशेंट्स एरिया में जहाँ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड का ज्यादा, जैसे सक्शन जग्स हो गए इस तरह की चीजें, तो उनके ऊपर जो टिश्यूज या सिक्रीशंस या ब्लड या ऐसी कोई चीज अगर उसके ऊपर लगी हुई है तो उसको रिमूव करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उसके लिए लिक्विड सोप या एंजाइमेटिक डिटर्जेंट्स यूज किया जाए। ठीक है। तो ये क्या करता है, ग्रीस या ऑयल को वहां से हटा देता है। This is done by the combination the cleaning product with water and using mechanical action, scrubbing or scrubbing and friction is very 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 important। मैं आपको इस देती हूँ, मैं अक्सर देती हूँ कि कोविड के ज़माने में हमारे हॉस्पिटल के अंदर एसिनोटोबैक्टर का आउटब्रेक हुआ और हमें समझ नहीं आ रही थी कि वो उसको हम किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि हमारी सारी काविशें बेकार। तो उसमें से जो हमारा अंडरस्टैंडिंग ये हुई कि लोग उसको फ्रिक्शन के साथ यूज नहीं करते, यानी रगड़ कपड़े को रगड़ के क्लीन नहीं कर रहे होते हैं, तो जब और कपड़े को फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर रहे होते। तो ये 3 चीजें हमने की थी। एक तो ये किया था कि टाइमली जो क्लॉथ यूज हो रहा है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, दूसरा ये किया था कि फ्रिक्शन के साथ यूज किया जाए यानी रगड़ के वहां सफाई की जाए, और तीसरा ये किया था कि जो डिसइंफेक्टेंट है उसको पूरा कॉन्टैक्ट टाइम दिया जाए। तो उसके बाद हमारी इस मुसीबत से जान छूटी थी। तो ये माइनर चीजें बहुत अफेक्ट कर रही होती है। फॉर मोस्ट इन्वायरमेंटल क्लीनिंग प्रोसीजर्स सेलेक्ट नेचुरल डिटर्जेंट जिसका pH बिटवीन 6 to 8 होना चाहिए। ये आपकी MSDS शीट के अंदर भी मेंशन होता है। दैट आर द इजीली सॉल्युबल इन वार्म एंड कोल्ड वाटर। देयर आर also specialized cleaning product which may provide advantages for the specific area of material within the healthcare facilities. For example, bathroom toilet cleaner and floors polishers and glass cleaners। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं आपके लिए एडिशनल जो आपको चाहिए, जो आपके उस ट्रॉली का हिस्सा होने चाहिए जहाँ पे ये सारी चीजों को साफ करना है। कंसिडर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट on a case by case basis, weighting the advantages and disadvantages। For example, additional cost, हम इस चीजों को बहुत देख रहे होते हैं क्योंकि हम लोग ज्यादा कॉस्ट को बेयर नहीं कर सकते, तो हम देखते हैं कि जिसके ज्यादा फायदे लेकिन कॉस्ट कम हो तो हम उस चीजों को अप्लाई करें। ठीक है जी। ओके जनाब, आज का हमारा पहला सेशन ये हुआ कंप्लीट। तो मैं लेकिन ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाह रही हूँ कि आज इसको कवर कर दें। हमारे पास 45 मिनट्स हैं, मैं इसको पूरी कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी। एनवायरमेंट क्लीनिंग सप्लाईज एंड इक्विपमेंट, ये हम काफी इसको पढ़ चुके हैं तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। ये है वो चीजें जिसका आप लोग सवाल कर रहे थे कि कौन से एरिया को हमें कब कब कैसे कैसे और किस तरह के यूज करना चाहिए, कौन से वाला डिसइंफेक्टेंट कहाँ यूज होना चाहिए, उसका स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो ये चीजें जो आपको एक वो दे देंगी, एक व्यू दे देंगी कि किस तरह से हम अपनी MSDS शीट को मेंटेन करेंगे। Advantages and disadvantages of the common healthcare disinfectant modified from the reference जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है। डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन क्या कौन कौन से होते हैं? एक होता है लो लेवल डिसइंफेक्टेंट जो कि क्वार्टनी अम्यूनियम कंपाउंड जिसके अंदर होता है, और उसके अंदर
अल्कलाइल डाइमेथाइल बेंजोइल अमोनियम क्लोराइड, अल्कलाइल एथाइल बेंजोइल अमोनियम क्लोराइड, फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें क्वार्टनियम के अलावा ये चीजें होती हैं। तो ये जिसमें भी ये वाले प्रोडक्ट होंगे वो लो लेवल डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन कहलाते हैं। और वो क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम क्या है, ये बैक्टीरियासाइडल होते हैं, यानी बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। वायरोसाइडल्स होते हैं, ओनली एनवेलप्ड जो वायरसेस होते हैं उनका किलिंग करते हैं। और फंगिसाइडल है तो फंगस के लिए। तो यानी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगस के लिए के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। टॉक्सिसिटी मे बी यूज्ड ऑन फूड कॉन्टेक्ट सर्विसेज, यानी किचन और फूड सर्विस एरिया में या ऐसी जगह जहाँ पे खाना तैयार किया जा रहा होता है वहां पे उसको यूज किया जा सकता है। वाइड मटेरियल कंपैटिबिलिटी है, नॉन कोरोसिव है, यानी कि ये मटेरियल को जंग आलूद नहीं करता है, तो हम इसको इजीली मेटल पे यूज कर सकते हैं। और ये डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, और विद गुड क्लीनिंग एबिलिटी है और लो कॉस्ट है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, यानी इसकी टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, ये मटेरियल वाइड मटेरियल कंपैटिबिलिटी है, नॉन कोरोसिव है, डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो हम इसको अच्छा सा यूज कर सकते हैं और सस्ता भी है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, टॉक्सिसिटी क्या कहते हैं, स्किन इरिटेंट है, कैन आल्सो कॉज रेस्पिरेटरी इरिटेशन, अगर मास्क वगैरह नहीं पहना, ग्लव्स पहन के यूज नहीं किया तो ये इसकी टॉक्सिसिटी कर सकता है। नैरो माइक्रोबियोसाइडल है, तो इसका जो स्पेक्ट्रम है वो उसको देखा जा सकता है नॉन माइकोबैक्टीरियल या स्पोरोसाइडल, जो स्पोर्स को किल नहीं करता, माइकोबैक्टीरियासाइडल नहीं है, टीबी के जरासीमों को किल नहीं कर सकता है, ओनली लिमिटेड एक्टिविटी अगेंस्ट द नॉन एनवेलप्ड वायरसेस। और इसकी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कैन सपोर्ट ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या अगर इसको डाइल्यूट करके रख दें, जो टाइम इसका एक्चुअल टाइम होता है उससे ज्यादा अगर पड़ा रहेगा तो इसके अंदर भी ग्रोथ हो सकती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हो सकती है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं जिसको नजर में रखना जरूरी है। लेकिन कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल कॉडनी अम्यूनियम कंपाउंड के अंदर अगर कोई कॉम्बिनेशन के साथ कोई और डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाए, जैसे कि आजकल कुछ कंपनीज जो हैं वो ये कर रही हैं, तो उससे ये लो लेवल से इंटरमीडिएट लेवल और हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन भी बनता है। तो इसकी कंसंट्रेशन और उन सारी चीजों को बढ़ाकर कम करके इन तीनों के अंदर एडजस्ट भी किया जा सकता है। ऐसे कंपनीज अब कॉम्बिनेशन के साथ भी काम कर रही हैं। जैसे हम पहले अल्कोहल वाइप्स यूज करते थे फॉर स्किन डिसइंफेक्टेंट, तो वो उसका शॉर्ट टर्म उसका वो टाइम होता था कि जिसपे दोबारा से उसकी कंटामिनेशन हो सकती थी स्किन पे, तो उन्होंने इसका कॉम्बिनेशन में क्या किया, क्लोरहेक्सिडिन ऐड कर दिया। तो अब वो दो कॉम्बिनेशन जो है वो स्किन को देर तक डिकंटामिनेट करती हैं। लेकिन क्लोरहेक्सिडिन इटसेल्फ क्योंकि क्लोरहेक्सिडिन ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज किया जाता है, तो वो इफेक्ट वो ग्राम नेगेटिव पे नहीं करता। तो इसकी कॉम्बिनेशन विद अल्कोहल, यानी कुछ प्रॉपर्टी अच्छी अल्कोहल की शामिल हो गई और कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज जो है वो क्लोरहेक्सिडिन की, तो जो कॉम्बो बना वो उसने ज्यादा इफेक्टिव काम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट के लिए अल्कोहल हम यूज करते हैं 60 to 80%, आइसोप्रोपोनाइल प्रोपाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है और मिथाइल स्पिरिट वगैरह है जिसको हम यूज कर सकते हैं। और इसकी स्पेक्ट्रम जो एक्टिविटी है वो बैक्टीरियासाइडल है, वायरोसाइडल है और फंगिसाइडल है, और ये माइकोबैक्टीरियासाइडल भी है। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है बट नॉट स्पोरोसाइडल, आप अल्कोहल को स्पोर्स के साथ मतलब उसको किल नहीं कर सकते, रैपिड एक्शन है, फौरन काम करता है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन स्टेनिंग है, नॉन रेजिडुअल है, इसका रेजिडुअल इफेक्ट नहीं है, नॉन कोरोसिव है, लो कॉस्ट है, गुड फॉर द डिसइंफेक्टिंग स्मॉल इक्विपमेंट आर द डिवाइसेस दैट कैन बी इमर्ज्ड। और डिसएडवांटेजेस क्या है, स्लो एक्टिंग है अगेंस्ट नॉन एनवेलप्ड वायरसेस और डज नॉट रिमेन वेट, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है, तो बहुत देर तक वेट नहीं रहता। रैपिड एवापोरेशन है, मेक कांटेक्ट टाइम कंप्लायंसेस विद द डिफिकल्ट, नो लॉन्गर एनवायरनमेंट सर्फेसेस, ज्यादा देर तक एनवायरनमेंट को डिसइंफेक्ट नहीं करता। अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट फैक्टर्स, इनएक्टिवेटेड बाय द ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे इसके ऊपर ब्लड पड़ेगा ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए ब्लड वाली चीजों को अगर अल्कोहल से साफ कर रहे हैं तो अल्कोहल ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर काम नहीं करता।
Material compatibility can damage material, plastic, tubing, silicone, rubber, और डिटोरिएट कर देता है ग्लूस को, और फ्लेमेबल आग लग जाती है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट क्लोरीन रिलीजिंग एजेंट्स हैं, लाइक ब्लीच है, सोडियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड सोडियम वगैरह हैं। तो ये क्या, ये भी अच्छा इनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है इनकी। बैक्टीरियासाइडल है, वायरोसाइडल है, फंगी, माइको स्पोरोसाइडल भी है। ये 0.5% अगर हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल 5000 ppm एटलीस्ट हमारा है जो वो स्पोर्ट्स के लिए होता है। ठीक है। हाइपोक्लोराइड आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्पोरोसाइडल, रैपिड एक्शन है, नॉन फ्लेमेबल है, लो कॉस्ट है, वाइडली अवेलेबल है, कैन रिड्यूस बायोफिल्म। तो ये बहुत अच्छा काम by the organic material, ब्लड और इसके ऊपर काम नहीं करेगा। हाई टॉक्सिसिटी है, कैन रिलीज टॉक्सिक क्लोरीन फाइबर मिक्स विद द एसिड और अमोनिया। अब आवाज आ रही है? मेरा कल वापस हमारा नेट गायब हो गया था। वेट मैं कर रही हूँ स्क्रीन को। ठीक है जी, तो अब आवाज आ रही है? ठीक है, सही। तो ये हमने अब तक पढ़े लो लेवल डिसइंफेक्टेंट, और हमने पढ़े इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट्स दो। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास ये भी इंटरमीडिएट डिसइंफेक्टेंट में आ जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बैक्टीरियासाइडल, ये भी स्पेक्ट्रम इसका काफी है। स्पोरोसाइडल भी है, अगर 4 to 5% यूज किया जाए। इसका भी एडवांटेजेस अच्छे हैं, रैपिड एक्शन है, नॉन टॉक्सिक है, डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज भी हैं, और एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, और सेफ एनवायरनमेंट के लिए है। और मटेरियल कंपैटिबिलिटी में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर द यूज ऑन कॉपर, ब्रास, जिंक एंड अल्युमिनियम, और बहुत महंगा है, सबसे बड़ा इसका इफेक्ट। Combined detergent disinfectant, combined one-step detergent disinfectant product can generally be used in place of the two-step separate detergent and disinfectant product। एक जैसी अगर हो जिसमें वो प्रॉपर्टी भी हो कि वो डिटर्जेंट का काम भी करे और डिसइंफेक्टेंट का भी, तो वो ज्यादा बेहतर समझा जाता है, लेकिन ये स्पेसिफिक क्लीनिंग एनवायरनमेंट के लिए हो। ठीक है जी, ये अब आ गया वो एरियाज जहाँ पे आपने कितना फ्रिक्वेंटली करना है और कैसे कैसे करना है। तो ये एक क्लीनिंग प्रोसीजर है जो कि जर्नल आउट पेशेंट एरिया के लिए अडल्ट का एरिया डिस्क्रिप्शन दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, पर्सन स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रोडक्ट कौन सी यूज होनी चाहिए, टेक्निक क्या होगी, एडिशनल गाइडलाइन क्या है, डिस्क्रिप्शन फॉर द क्लीनिंग क्या है। तो वेटिंग एरिया अडल्ट साइड का, पेशेंट या एडमिशन एरिया अडल्ट का, फ्रीक्वेंसी के एटलीस्ट डेली, क्योंकि वहां पे आप अगर ऐसी जगह जहाँ पे पेशेंट सिर्फ वेट कर रहे हैं या एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं, एडमिशन एरिया है, तो वहां पे एक दिन एक टाइम पर शिफ्ट पे अगर सफाई हो जाए तो काफी है। और क्लीनिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है यहाँ पे नेचुरल डिटर्जेंट एंड वाटर के साथ सफाई होनी चाहिए। हाई टच सर्फेसिस एंड फ्लोर्स की, जैसे डोर नॉब है या वाटर टैप है या इस तरह की चीजें जो हाई टच सर्फेसिस है, उसको साबुन पानी से सफाई कर देना काफी होता है। और क्लीन लो टच सर्फेसिस एज ए स्केड्यूल्ड, फॉर एग्जांपल अगर ऐसी जगह जहाँ पे कम टच में आ रही हैं तो उसको हफ्ते में एक दफा सफाई की जा सकती है। ठीक है,
तो कंसल्टेशन एग्जामिनेशन एरिया है अडल्ट का एटलीस्ट ट्वाइस पर डे, यानी एक शिफ्ट में 2 दफा सफाई करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे एग्जामिनेशन हो रही है, कंसल्टेशन हो रही है। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर्ड क्लीनिंग पॉसिबल क्लीनिंग एंड क्लीनिंग स्टाफ, इनकी क्लिनिकल एंड क्लीनिंग स्टाफ भी हो सकती है। वहाँ पे जो पोर्टर्स हैं वो भी इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और हाउसकीपिंग टीम भी। इसको भी नेचुरल डिटर्जेंट और वाटर के साथ करना है। हाई टच सर्फेसिस विद फ्लोर, emphasize on the examination table and bed, clean low touch surfaces on a casual basis, for example weekly। अगर ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टच में नहीं आता है तो उसको हफ्ते में सफाई हो सकती है। उसके बाद आ जाता है माइनर ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जहाँ पे हल्की फुल्की स्टिच या ड्रेसिंग वगैरह की जा सकती है। तो वहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर एवरी प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर होगा उसके पहले और बाद में शेयरिंग हो सकता है क्लिनिकल एंड क्लीनिंग स्टाफ। हाई टच सर्फेसिस विद and floor in the patient zone procedure table, any surface is visibly soiled with blood and body fluid, तो उसको क्या करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे, पहले क्लीन करेंगे एंड देन डिसइंफेक्ट करेंगे, कोई भी डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन जो यूज कर रहे हैं। और लास्ट क्लीन ऑफ द डे क्लीन एंड डिसइंफेक्ट, यानी हर प्रोसीजर से पहले और बाद में करना ही है, और आफ्टर जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया तो उसके आखिर में भी क्लीन करना है, डिसइंफेक्ट करना है। और हाई टच सर्फेसिस एंड लो टच सर्फेसिस, हैंड वॉशिंग सिंक एंड द स्क्रब एंड स्लाइस एरियाज आर द इंटायर फ्लोर। तो ये सारी एरिया जो है उसको क्लीन करना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका जनरल अडल्ट एंड पीडियाट्रिक इनपेशेंट एरिया। रूटीन क्लीनिंग है एटलीस्ट डेली, क्लीनिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है, इसको क्लीन करना है नेचुरल डिटर्जेंट के साथ। और हाई टच सर्फेसिस, हैंड वॉशिंग सिंक्स एंड फ्लोर्स एंड वर्क टुवर्ड्स पेशेंट जोन। और क्लीन लो टच सर्फेसिस ऑन अ कैजुअल बेसिस वीकली पे कर सकते हैं। टर्मिनल क्लीनिंग वो होती है जिसमें पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है और या ट्रांसफर हो जाता है, तो पीछे जो पेशेंट का पूरा जो पेशेंट का जोन मैंने अभी बताया था उस पूरे जोन की क्लीनिंग भी करते हैं, और अगर पूरा एरिया है तो पूरे एरिया की क्लीनिंग भी करते हैं। लेकिन टर्मिनल क्लीनिंग होती है यानी कि हर चीज साफ होगी, क्लीनिंग स्टाफ की जिम्मेदारी होती है। हाई टच एंड लो टच सर्फेसिस एंड फ्लोर, सी एडिशनल गाइडलाइंस, जो कि गाइडलाइन इसके अंदर मौजूद है। तमाम रिमूव सॉइल्स, यूज पर्सनल केयर आइटम्स, कप डिशेज, रिप्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल जो भी है उस हिसाब से उसको कर लें। अगर डिस्पोज करने की डिस्पोज कर दें, अगर रीप्रोसेस करनी तो रीप्रोसेस कर दें। रिमूव फैसिलिटी प्रोवाइडेड लीनन फॉर द रीप्रोसेसिंग और डिस्पोजल, तो आपकी ये पूरी एक गाइडलाइन है, अपेंडिक्स है पूरा लीनन एंड लॉन्ड्री मैनेजमेंट का इस बुक के अंदर। अगर बुक आप डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें ये सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। Visually assess window treatment and remove from the laundering curtain and on-site cleaning blinds if soiled, तो इसको सारा क्लीन कर लें। Reprocess or reusable non-critical patient care equipment, for example जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे यूज हुए हैं, बीपी अपैरेटस है, जो भी चीजें वहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं, नॉन क्रिटिकल पेशेंट केयर इक्विपमेंट की सिलेक्शन की पूरी लिस्ट है, ये आप उस बुक से देख सकते हैं। Clean and disinfect in low and high surface, including those that may not be accessible when the room area was occupied। ऐसी जगह हैं जैसे शेल्फ्स हैं, बेड फ्रेम्स हैं, और इस तरह के टॉप्स हैं, वेंट्स हैं, या ऐसी जगह जहां पे पेशेंट की मौजूदगी में आप क्लीन नहीं कर सके, उन सबको क्लीन करना है, ठीक है। और हैंड वॉशिंग एरिया को स्पेशली क्लीन एंड डिसइंफेक्ट करना है। इसके बाद आ जाता है आपके पेशेंट एरियाज के टॉयलेट्स। तो टॉयलेट जनरल इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट एरियाज के फ्रीक्वेंसी यूज बाय द विजिटर्स एंड फैमिली, देखना ये होगा कि कितना उसका यूज है, उस हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है या कम की जा सकती है। और फ्रीक्वेंसी आमतौर पे एट लीस्ट वंस डेली प्राइवेट पेशेंट रूम्स का, जहाँ पे एक ही पेशेंट यूज कर रहा है तो उसको पर शिफ्ट में क्लीन करा दें। और अगर कोई पब्लिक है और शेयर्ड बाथरूम है तो ट्वाइस और इससे ज्यादा भी हो सकता है। क्लीनिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है हाई टच सर्फेसिस को क्लीन करना है, हैंड वॉशिंग सिंक है, टैब्स हैं, हैंडल्स हैं, टॉयलेट सीट्स हैं, डोर हैंडल्स हैं, और फ्लोर्स सरफेस विजिबली सॉइल्ड विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, तो सूरत में डिसइंफेक्ट करना है, क्लीन एंड डिसइंफेक्ट होगा। और हाई टच सर्फेसिस जो है वो रूटीन क्लीनिंग होगी, और लो टच सर्फेसिस को आप स्केड्यूल कर सकते हैं। पेशेंट एरिया फ्लोर्स, floors in general inpatient and outpatient area always clean last after other environmental services, आखिर में सफाई करनी होती है इसकी, और इसकी भी जिम्मेदारी क्लीनिंग स्टाफ की है, और एटलीस्ट डेली है, इसके अलावा जब जरूरत पड़े उस वक्त भी है। और इसको भी डिपेंड के उसको क्लीन नेचुरल डिटर्जेंट के साथ करना है, और वार्म वाटर के साथ इसको क्लीन करना होता है।
spill and blood and body fluid, any spill in any area of patient and non patient area इमीडिएटली करना है और जितना जल्दी हो सकता है करना है। इसके लिए वेयर अप्रोप्रिएट पीपीई, इसका एक पूरा टेबल बना हुआ है जो कि टेबल 5 में है, बुक में है, वो आप देखेंगे। confine the spill and wipe it with immediately with the absorbent paper towel cloth या कोई कॉटन या कोई भी चीज जो आपके पास absorbent मटेरियल मौजूद है उसको यूज कर सकते हैं और उसको कॉर्डन ऑफ कर दें ताकि सबको पता चल जाए कि यहाँ पे ब्लड का स्पिल हुआ है। क्लीन करें नेचुरल डिटर्जेंट एंड वाटर के साथ, जो भी करेगा वो पूरा पीपीई पहना हुआ होगा। डिसइंफेक्ट करें यूजिंग द फैसिलिटी अप्रूव्ड इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट, यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट यूज होगा। immediately reprocess all reusable supplies and equipment, for example जो भी ब्रश यूज किया या जो डस्ट कलेक्टर है वो यूज किया, डस्ट पॉट यूज किया, वो सारी चीजें क्लीन एंड डिसइंफेक्ट होंगी। और क्लीनिंग क्लॉथ अगर रीयूज कर रहे हैं तो उसको भी स्लिप्स एंड फॉल्स, क्योंकि वो उसको 10 से 15 मिनट तक वेट रखना है, तो वेट साइनेज वहां पे लगा दें ताकि कोई स्लिप ना हो। सारे ऑपरेशन थिएटर्स, जो किसी ने मुझसे पूछा था कि ऑपरेशन थिएटर की क्लीनिंग, आवाज आ रही है सबको? मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन फिर अनस्टेबल हो गया है। ओके राइट, ठीक है जी। तो ऑपरेशन थिएटर है बिफोर फर्स्ट प्रोसीजर और उसके बाद नर्सिंग, ये लेकिन ये बोथ टीम की जिम्मेदारी है, नर्सिंग, क्लिनिकल स्टाफ एंड क्लीनिंग स्टाफ की। और इसमें डिसइंफेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल सर्फेसेज अराउंड द पेशेंट जोन एंड ऑपरेटिंग टेबल। और एडिशनल गाइडलाइन जो है वो क्या है कि बेस्ट प्रैक्टिस सेक्शन 4.6.1 जो कि बुक से आपको मिलेगा, उसमें पूरी डिटेल्स लिखी होंगी, जरूर प्लीज आप देखिएगा और उसके हिसाब से आप अपनी पॉलिसी को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी में बिफोर एंड आफ्टर इन बिटवीन प्रोसीजर, एक पेशेंट के जाने से के बाद और दूसरे पेशेंट के आने से पहले के दरमियान वाला जो वो है सफाई क्लीनिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको कभी भी मिस ना करें। आमतौर पे डॉक्टर्स बहुत श्योर कर रहे होते हैं कि जल्दी दूसरा पेशेंट ले लें, लेकिन हमेशा याद रखें कि पहला पेशेंट जो छोड़कर गया होगा उसका ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड वो दूसरे पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल स्टाफ जो वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में मैनेज कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो ये शेयर्ड क्लीनिंग पॉसिबल प्री ऑपरेटिव नर्सिंग, क्लिनिकल स्टाफ एंड क्लीनिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है। इसको भी क्लीन एंड डिसइंफेक्ट करना है, विजिबल ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स को, हाई टच सर्फेसेस को, लाइट्स को और स्विचेस को, डोर नॉब्स को, आउटसाइड सर्जिकल फील्ड को, और ऑल सर्फेसेस एंड नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट एंड द फ्लोर इनसाइड द सर्जिकल फील्ड। तो यहाँ पे भी आपकी पूरी बेस्ट प्रैक्टिसेस की पूरी एक लिस्ट है जो आपको उस बुक से मिल जाएगी। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर भी डाला है, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपने करना आफ्टर लास्ट प्रोसीजर टर्मिनल क्लीनिंग होगी, जिसमें पूरा तमाम सर्फेसेस को, क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल सर्फेसेस को क्लीन करना है। ऑपरेटिंग थिएटर की एरियाज, एंटायर फ्लोर, वॉल्स इंस्पेक्टेड एंड स्पॉट क्लीन एंड नीडेड स्क्रब एंड यूटिलिटी एरियाज एंड सिंक। और उसके बाद सारी डिटेल सेफ बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती हैं और उसको टेक केयर ऑफ द मूव द ऑपरेटिंग टेबल एंड एनी मोबाइल इक्विपमेंट टू मेक श्योर दैट द फ्लोर एरियाज अंडरनीथ एंड थॉरली क्लीन एंड डिसइंफेक्ट। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने बहुत सारी जगहों पे देखा कि ऑपरेशन थिएटर की जो मैट्रेस होता है उसके नीचे ब्लड होता है, टेबल के अगर उसको मूव ना किया जाए उसके नीचे, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड का तो मस्ट है, वहां पे होगा ही होगा, इसलिए उसकी क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रॉपर्ली चीजों को मूव करके टर्मिनली क्लीन करना वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा है मेडिकेशन प्रिपरेशन एरिया। तो ये एरियाज जहाँ पे एरिया वेयर द मेडिकेशन इज प्रिपेयर्ड, फॉर एग्जांपल फार्मेसी आर इन क्लिनिकल एरिया। ऑफन द पेशेंट with the high vulnerability to infection, for example ICU patients, in addition to other patients population, high degree of the asepsis is required, क्योंकि हम जितनी भी मेडिकेशंस दे रहे होते हैं वो पेशेंट की आईवी लाइन से जा सकती हैं, आईएम से जाती हैं और ओरल से भी जाती हैं, तो उसको बहुत ही ज्यादा एडिशनल पेशेंट केयर, वो एसेप्सिस केयर करने की जरूरत है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि बिटवीन यूज, यानी जब भी ड्रग्स प्रिपेयर कर रहे हैं से पहले और बाद में, क्लिनिकल स्टाफ जो है उसकी जिम्मेदारी है क्लीन एंड डिसइंफेक्ट करना है उस एनवायरनमेंट को।
और काउंटर टॉप को और जितने भी उसके ऊपर कार्ड्स यूज किए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टर और जिसमें प्रिपेयर की है मेडिकेशन वो, और उसके बाद एंड ऑफ डे पे ये सारी चीजों को वो करना है, रिपीट करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टेराइल सर्विसेज एरियाज। वो कौन से हो सकते हैं? एरिया वेयर सेमी क्रिटिकल एंड क्रिटिकल इक्विपमेंट इज स्टेरलाइज्ड एंड स्टोर्ड लाइक CSSD हमारा, और sterile services often services patient with a high vulnerability to infection, for example in ICU. In addition to other patients population, high degree of the asepsis required. बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज, जहाँ पे भी कोई प्रिपरेशन की है, क्लीनिंग की है, वॉशिंग की है, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया है, उस वहां पे क्लिनिकल स्टाफ की जिम्मेदारी है क्लीन और डिसइंफेक्ट करना है। यूटिलिटी सिंक यूज फॉर दी वॉशिंग सेमी क्रिटिकल इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल एंडोस्कोप वगैरह, तो उसकी एरिया को भी क्लीन करना है और डिसइंफेक्ट करना है। ट्वाइस डेली होना चाहिए, यानी बिटवीन द पेशेंट्स यूज, और ट्वाइस डेली इसके अलावा। और हाई टच सर्फेसिस, काउंटर टॉप सर्फेसिस, वॉशिंग इक्विपमेंट्स, हैंड वॉशिंग सिंक एंड फ्लोर्स, और इस सब कुछ चीजों को क्लीन करना है जहां पे स्टेराइल सर्विसेज हो रही हैं। ICUs हैं ये, अडल्ट, पीडियाट्रिक एंड न्यूनेटल, ट्वाइस डेली एज नीडेड इसके अलावा, ठीक है। और क्लीनिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वो क्लीन करे, क्लीन एंड डिसइंफेक्ट करे तमाम हाई टच सर्फेसिस को, फोकस करे पेशेंट जोन को, और आउटसाइड द न्यूनेटल इंक्यूबेटर व्हेन ऑक्युपाइड। अगर पेशेंट है तो जो हमारे क्लीनर होते हैं उनको अलाउ नहीं होता कि इंक्यूबेटर के अंदर टच करें, लेकिन उसके बाहर की जो सराउंडिंग है उसको क्लीन करना है उसने। Clean floor with the natural detergent and water, clean low touch surfaces in a casual basis, for example weekly, यहाँ पे भी। और एट डिस्चार्ज टर्मिनल क्लीनिंग करनी है या ट्रांसफर हो गया है तो ये उसकी जरूरत है कि हाउसकीपिंग की टीम करे, और इसको क्लीन एंड डिसइंफेक्ट करना है। हार्ड टच एंड लो टच सर्फेसेज एंड फ्लोर्स, ये एडिशनल गाइडलाइन इन दिस बुक। तो रिमूव सॉइल, use personal care item, for example cup, dishes for the reprocessing or disposal, remove facility provide linen for the reprocess or disposal, जिसके हिसाब से पेशेंट्स हैं। हम आमतौर पे अपने सारे लिनन को रीप्रोसेस कर रहे होते हैं, लेकिन अगर डिस्पोजेबल यूज की जा रही हैं लिनन तो उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। विजुअली असेस विंडो ट्रीटमेंट एंड रिमूव दैट them for laundering, for example curtain and on-site cleaning blinds if soiled. Reprocess all reusable non-critical patient care equipment, clean and disinfect low and high touch surfaces including those that may not be accessible when the patient was in the room। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका ICU का। इसको बहुत अच्छा सा डिटेल लिखा हुआ है, आप इसको फॉलो करा के अपने एरिया को क्लीन कर सकते हैं। नाउ आ गया स्पेशल आइसोलेशन यूनिट। तो आइसोलेशन यूनिट का जो है हाईली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज विद स्पेसिफिक कंडीशन दैट ड्रॉपलेट विद द ब्लड सेल्स, फॉर एग्जांपल बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ल्यूकीमिया, तो ये वाले जो होते हैं हमारे उन एरियाज को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव आइसोलेशन वाले एरियाज। तो स्पेशल आइसोलेशन यूनिट्स भी कहते हैं, जहाँ पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट मौजूद होते हैं। उनकी डेली प्रायर टू द क्लीनिंग एनी अदर पेशेंट केयर एरिया, यानी कि आपने किसी और पेशेंट एरिया की क्लीनिंग कराने से पहले सबसे पहले इनकी करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि इसमें इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं जो आसानी से दूसरे का इन्फेक्शन खुद ले सकते हैं। तो इसलिए अपने हेल्थ केयर वर्कर या जो हाउसकीपिंग टीम है उनकी को इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि आप इस एरिया को पहले क्लीन करें, उसके बाद बाकी एरियाज में जाएं। Shared cleaning possible clinical and clinical staff, high touch surfaces, focus on the patient zone, floor को clean करना with natural detergents and low touch जो surfaces है उसको हफ्ते में कर सकते हैं। डिस्चार्ज के उसके टर्मिनल क्लीनिंग होगी जिसका प्रोसीजर सेम होगा कि तमाम हाई टच एंड लो टच सर्फेसिस को करना है, और तमाम लिनन को, तमाम इक्विपमेंट्स को, रीप्रोसेस करने वाली चीजों को रीप्रोसेस करेंगे, और जो डिस्पोज होने वाली हैं उनको डिस्पोज करेंगे और क्लीन एंड डिसइंफेक्ट करेंगे। ये एक एरिया वो है जहाँ पे बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो सकते हैं किसी बर्न वुंड की वजह से, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन हो सकती है फॉर दी एक्वायरिंग इन्फेक्शंस। तो ये वाली जगहों पे आपको बहुत केयर करने की जरूरत है, और यहाँ पे ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स भी हो सकते हैं। बिफोर एंड आफ्टर फ्रीक्वेंसी है इसकी, और बिटवीन एवरी प्रोसीजर एंड ट्वाइस डेली एंड एज नीडेड, जब भी जरूरत पड़े, लगा कि वहां पे स्पिल हो गया या वहां पे कोई भी कंटामिनेशन है तो। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाई टच सर्विसेज को क्लीन करना है विद विजिबल सॉइल ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, तो क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन दोनों होगी।
रिमूव कर देना है सॉइल लिनन, वेस्ट कंटेनर, डिस्पोजल और या रिप्रोसेस के लिए भेजना है। लास्ट क्लीन of the day, clean and disinfect entire floor, clean low touch surfaces on a casual basis। अपना वीकली स्केड्यूल कर सकते हैं। और डिस्चार्ज टर्मिनल क्लीनिंग वही वैसी ही होगी जिसमें ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड प्रिकॉशंस होंगी, और तमाम लिनन और कर्टन और तमाम जो डिस्पोज होने वाली चीजें डिस्पोज हो जाएंगी, जो रीप्रोसेस होने वाली चीजें वो रीप्रोसेस हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे जनरल प्रोसीजर एरियाज हैं जहाँ पे छोटे मोटे प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं, सच एज द रेडियोलॉजी या ऐसे जहाँ पे वल्नरेबिलिटी हो सकती है कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। तो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे भी बिफोर एंड आफ्टर एवरी प्रोसीजर, लाइक कोई भी छोटा मोटा प्रोसीजर हो रहा है तो उसके बाद में और पहले शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्लीन एंड डिसइंफेक्ट करना, क्योंकि वहाँ पे भी ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड का वो हो सकता है, स्पिल हो सकता है, और उसकी रिमूव करने तमाम डिस्पोजेबल इक्विपमेंट या रिप्रोसेस करने जिनको रीयूज किया जाता है। आफ्टर लास्ट पेशेंट टर्मिनल क्लीनिंग होगी इन तमाम एरियाज की भी जहाँ पे ये सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जा रहे हैं, माइनर या रेडियोलॉजी या एंडोस्कोपी सर्विसेज में, तो उसको भी क्लीन डिसइंफेक्ट वैसे करना है जो तमाम हाई टच एंड लो टच सर्विसेज। लेबर एंड डिलीवरी वार्ड रूम, यहाँ पे क्योंकि ब्लड स्पिल बहुत ज्यादा होता है तो यहाँ पे हाई लेवल डिसइंफेक्शन भी होगी आफ्टर एवरी प्रोसीजर एंड एवरी डिलीवरी, और वहाँ पे भी हाई टच सर्फेसिस को पहले देखना है, और टर्मिनल क्लीनिंग पे आपने हाई टच लो टच सर्फेसिस को क्लीन करना है और रिमूव करने तमाम एडिशनल चीजें। हेमोडायलिसिस स्टेशन एरियाज हैं, इसका भी सेम प्रोसीजर है, इसको आप जिस तरह से इस पे सेपरेट किया गया है तमाम एरियाज के लिए आप लोग भी कर सकते हैं। पीडियाट्रिक आउट पेशेंट एरियाज हैं, वेटिंग एरिया आ जाते हैं, कंसल्टेशन एग्जामिनेशन आ जाते हैं, माइनर ऑपरेशन प्रोसीजर रूम आ सकते हैं। ऑलमोस्ट जो तरीक़ाकार है वो सेम है, फ्रीक्वेंसी उसके हिसाब से है कि जहाँ पे वो कितना वहाँ पे कंटेमिनेशन हो सकती है, आप खुद भी अपना एक जजमेंट कर सकते हैं कि कितना फ्रीक्वेंसी ज़रूरत है, लेकिन पर शिफ्ट एंड पर डे एंड ट्वाइस अ डे ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर इसके अंदर से देख लें। इमरजेंसी डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एरिया है जहाँ पे पेशेंट डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिज्म लेकर आ सकते हैं, आउटब्रेक हो सकती है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी इफेक्टिव क्लीनिंग या डिसइंफेक्शन की ज़रूरत है, चाहे वो वेटिंग एरिया हो, एडमिशन एरिया हो, कंसल्टेशन एग्जामिनेशन एरिया हो, प्रोसीजर एरिया हो, इन सारी जगहों पे अच्छी क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन की ज़रूरत होती है। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन यानी आइसोलेशन वार्ड्स, तो एयरबोर्न प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट है या पेशेंट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन पर है तो किस तरह से करना है। एयरबोर्न के लिए डेली और एज नीडेड है, क्लीनिंग स्टाफ करेगा और क्लीनिंग स्टाफ जो है वो पूरा पीपीई पहन के जाएगा, क्योंकि एयरबोर्न है तो उसको N95 मास्क पहनना होगा, और उसके हिसाब से वहाँ पे क्लीनिंग डिसइंफेक्शन। तो जो ड्रॉपलेट है उसमें कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट के थ्रू हो सकता है, तो गॉगल्स एंड सर्जिकल मास्क इनफ हैं, लेकिन इसके अंदर हाई टच सर्फेसिस की क्लीनिंग है, नॉन क्रिटिकल आइटम्स जो हैं उनको पेशेंट केयर इक्विपमेंट से उनको जो भी क्लीन करना या रिप्रोसेस करना उसके हिसाब से, और उसकी टर्मिनल क्लीनिंग इसी तरह से होगी। ठीक है जी, इसके अलावा ये है स्पेशलाइज्ड पेशेंट एरिया, इसको समराइज कर दिया है, आप लोग इसको आराम से बैठ के देख सकते हैं। बहुत बहुत ही मजे वाला, अगर कोई करना चाहे तो इसको फॉलो करते हुए अपने हॉस्पिटल को बेहतरीन तरीके की एक सफाई वाला इन्वायरमेंट दे सकता है। नॉन क्रिटिकल पेशेंट केयर इक्विपमेंट्स हैं, शेयर्ड इक्विपमेंट्स हैं, डेडिकेटेड शेयर इक्विपमेंट्स, ब्लड स्पिल फ्लूइड्स कैसे करना है, ये वो सारे एरियाज हैं जहाँ पे आमतौर पे हाई टच सर्फेसिस होते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा हाथ लग रहा होता है। इन एरिया को देखने के क्या है, ये एक बड़ी मजे की स्लाइड है जिसमें आप आपके पास अगर क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस मौजूद हैं तो उसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है। तो अगर आपको चाहिए तो कैसे कर आप उसकी कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है, तो ये बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप लोग लिक्विड ब्लीच यूज कर रहे हैं तो उसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि क्लोरीन इन लिक्विड ब्लीच कम्स इन डिफरेंट कंसंट्रेशन, एनी कंसंट्रेशन कैन बी यूज्ड टू मेक अ डाइल्यूट क्लोरीन सॉल्यूशन बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला। इसमें आपको देखना है कि आपने पहले बॉटल पे देखना है कि वो क्लोरीन जो आपके पास आ रहा है लिक्विड में उसका परसेंटेज क्या है और आपको चाहिए कितना। तो जो उसकी परसेंटेज है उसको आप डिवाइड कर देंगे जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ रहा है 3.5% अवेलेबल है और आपको 0.5% बनाना है,
तो आप 3.5% को डिवाइड कर देंगे 0.5% से, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा उससे 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो 1 माइनस किया तो टोटल पार्ट ऑफ वाटर जो है ईच पार्ट ब्लीच का, उसमें से की डाइल्यूशन करनी है। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि टू मेक अ 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन फ्रॉम 3.5 जो कि आपके पास अवेलेबल है, उसको आपने ब्लीच बनाना है। तो आपने 3.5 जो कि अवेलेबल है ब्लीच, उसको डिवाइड कर दिया, जो आपके डिजायर डोज है 0.5% से माइनस कर दिया 1, तो इक्वल टू आ गया 7। तो 7 जो है वो आपका एक्चुअल है, और आपने उससे क्या किया, 1 पार्ट जो है वो आपका ब्लीच बनाएंगे उसमें से, और 6 पार्ट ऑफ वाटर जो है वो आपका ब्लीच बन गया। अगर इस कंसंट्रेशन से करेंगे तो वो आप देखेंगे कि अपने पास, आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है और आपके डिजायर क्या है, उससे -1 कर देंगे, जो भी उसकी फिगर आएगी वो आपका उसके हिसाब से आपने देखना है। तो 7 में से 6 पार्ट जो होगा वो आपका पानी है, 1 पार्ट आपका ब्लीच है, तो वो आपका बन जाएगा 0.5%, ठीक है। यू मस्ट एड 1 पार्ट 3.5% bleach to 6 part water to make a 0.5% solution। सही है, आ गया समझ, या इसमें मजीद कुछ ऐड करने की जरूरत है? साइमा इसकी समीना, समीना ना, समीना का सवाल है ये। समीना, मैंने ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है ना, आप इसको चार्ट को पढ़िएगा। इसमें सारे इनपेशेंट्स की पूरी डिटेल्स लिखी हुई है कि आपको कब कब उसकी क्लीनिंग करनी है, और हाई टच सर्फेसिस की कब करनी है और लो सर्फेसिस की कब करनी है। तो हाई टच सर्फेसिस की मेरा ख्याल इनपेशेंट में आपकी एज रिक्वायर्ड है, और पर शिफ्ट में 2 दफा है। आप उसके चार्ट देख लीजिएगा, उस चार्ट में पूरी चीजें हैं, मौजूद हैं। ठीक है जी। तो दूसरा है आपका, फिर आज अगर आप पाउडर ब्लीच यूज कर रहे हैं, तो पाउडर ब्लीच को कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा कि आपके पास जो जरूरत है, यानी आपको जितना बनाना है उसको आप पहले लेंगे, तो परसेंटेज ऑफ द क्लोरीन डिजायर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आपके पास ब्लीच परसेंटेज अवेलेबल है, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो ग्राम ऑफ ब्लीच पाउडर फॉर द ईच लीटर ऑफ द वाटर बनेगा ये। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बनाना है 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन फ्रॉम द कैल्शियम हाइपोक्लोराइड पाउडर कंटेनिंग 35% एक्टिव क्लोरीन, तो आप क्या करेंगे, 0.5 क्योंकि आपकी डिजायर है, और उसको डिवाइड कर देंगे 35% से, और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये आया आपका रिजल्ट। और जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो 14.3 है, इसका मतलब है 14.3 ग्राम आपको 1 लीटर में डालेंगे तो आपको 0.5% सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास टैबलेट फॉर्म में आती हैं, टैबलेट फॉर्म कैलकुलेटेड होती हैं, ऑलरेडी डब्बे के ऊपर पूरा मेंशन किया हुआ होता है, और उसको आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा डबल बकेट, कल भी मैंने आपको बताया था, 3 बकेट, इस तरह की 3 बकेट एंड डबल बकेट 2 बकेट मॉपिंग सिस्टम होता है, जिसको मैंने कल काफी डिटेल से बता दिया था। मेरा ख्याल इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये इक्विपमेंट्स होते हैं, इस तरह से पेशेंट ट्रॉली होती है जिसके अंदर सारी चीजें रखी हुई होती हैं, ये सब हाउसकीपिंग के मटेरियल्स हैं जो इस ट्रॉली के अंदर होना जरूरी है अच्छी इफेक्टिव एनवायरमेंटल क्लीनिंग के लिए। ये स्पिल मैनेजमेंट का एक पूरा डिटेल है, आप लोग इसको देख सकते हैं डिटेल से, और इसके हिसाब से अपनी पॉलिसी को भी बना सकते हैं। ये पीपी होनी चाहिए, रीयूजेबल रबर ग्लव्स हो सकते हैं, गाउन है, फेस शील्ड्स हैं, गॉगल्स हैं, फेस मास्क हैं, रेस्पिरेटर्स हैं, और आपकी ये बकेट है, आप कैसे इसको मैनेज करेंगे। ये एक बहुत अच्छा सा स्पेसिफिक पेशेंट एरिया के लिए आपका क्लीनिंग का है। थैंक यू वेरी मच, दिस वाज माय लास्ट स्लाइड। आज का लेक्चर बड़ा लंबा चला गया, बोरियत तो नहीं हो रही थी आप लोगों को? जो लोग इन्फेक्शन कंट्रोल से प्यार करते हैं ना, उनको बोरियत नहीं होती।
थैंक यू। और इसके अंदर लेकिन पढ़ने वाला बहुत है, क्योंकि इसके जो एमसीक्यूज बनते हैं वो बड़े मजे के बनते हैं, और वो उसी वक्त समझ में आते हैं जब आप लोगों ने अच्छा सा पढ़ा हुआ होता है। ओके, ठीक जी, अब हम चलते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मिलेंगे। थैंक यू।